पिछले 11-12 साल में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंकाया। दिल्ली के गलियारों और सदन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा चैप्टर मानिए आप जिसे सालों तक मिसाल की तरह याद रखा जाएगा। मोदी सरकार जिसे अपनी प्लानिंग संख्या बल के लिए अजय माना जाता रहा, पहली बार सदन के अंदर एक बिल पर बैकफुट पर नजर आए। उसे विपक्ष ने पटखनी दे दी है। इसे ऐसे समझिए आप कि टीम इंडिया अपनी पूरी फॉर्म में हो, पिच भी अपना हो, लेकिन फिर भी आखिरी ओवर में मैच हाथ से निकल जाए। आज हम रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर सदन के भीतर वो कौन सा गणित था जिसने सरकार का खेल खराब कर दिया। महुआ मोइत्रा क्यों मुस्कुरा रही थी और देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का 2029 में संसद पहुंचने का सपना क्या आप साल 2034 की तरफ खिसक गया है? बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सस्पेंस, ड्रामा और 54 वोटों की वो फेर बदल। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। माहौल एकदम टाइट। गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने तो सदन में अखिलेश यादव को मित्र तक कह दिया। कहा अभी क्रेडिट ले लीजिएगा इस बिल का। सरकार का प्लान एकदम सीधा और सटीक। 131वां संविधान संशोधन बिल पास कराना। मकसद था 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का और साथ ही लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 है, लेकिन उसे 850 कर दी जाएगी। सरकार को लगा कि महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा इमोशनल मुद्दा है, इमोशनल कार्ड है, कोई विरोध नहीं करेगा भाई। लेकिन राजनीति के बिसात इस बार विपक्ष ने कुछ अलग ही किया। इस बिसात पर ऐसी चाल चली कि सारा होमवर्क जो सत्ता पक्ष ने किया था वो धरा का धरा ही रह गया। जब वोटिंग हुई तो सदन में 528 सांसद। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी सरकार को 352 वोट चाहिए थे। लेकिन जब रिजल्ट स्क्रीन पर आया तो हैरान हो गए सब। सरकार के पक्ष में सिर्फ 298 वोट, विपक्ष ने 230 वोट विरोध में डाले और 54 कदम सरकार पीछे हट गई इस बिल को पास कराने से। 11 साल में पहली बार मोदी सरकार कोई संवैधानिक बिल सदन में नहीं पास करा पाई। ये बिल गिर गया। अब सदन के अंदर का वो उल्टा हुआ गणित आपको समझाते हैं कहां से बैकफायर हुआ। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। सरकार के पक्ष में आए 298 वोट, विरोध में डाले गए 230 वोट। नतीजा ये रहा कि सरकार जादुई जो नंबर है उससे 54 वोट पीछे रह गए। अब आप सोच रहे होंगे इस गणित को देखकर कि आखिरकार माजरा क्या है, पेच कहां फंसा। असली पेच कहां फंसा है, आपके मन में जो सवाल है उससे समझाते हैं। क्या विपक्ष महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहता? तो भाई जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। बात महिला रिजर्वेशन की थी ही नहीं, बात थी उस कंडीशन की जो सरकार ने इस बिल के साथ नत्थी कर दी थी, यानी कि ऐड ऑन कर दिया था। वो कंडीशन क्या थी? ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। विपक्ष की नाराजगी की 2 बेहद अहम वजह मानी गई इस पूरे बिल पर। उत्तर बनाम दक्षिण का डर। दक्षिण भारत के यानी कि साउथ इंडिया के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरलम, तेलंगाना का कहना है कि उन्होंने दशकों से परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग को अच्छे से दुरुस्त किया, आबादी कंट्रोल किया यानी कि अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया। यूपी भारत में देखेंगे तो आबादी तेजी से बढ़ी। अगर 2026-2027 में आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो यूपी और बिहार की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया कि जो राज्यों की संसद में जो ताकत है वो कम हो जाएगी। विपक्ष इसी फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा के लिए अपनी मांग कर रहा था। ओबीसी कोटा का मुद्दा। कांग्रेस और सपा जैसे दल इस बात को लेकर कह रहे थे कि इस पूरे रिजर्वेशन में ओबीसी महिलाओं के लिए भी एक अलग कोटा होना चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी दोहरी मार ने विपक्ष को एक कर दिया। देखिए, अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं, बकायदा उन्होंने अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया। वो भी 15 साल पहले से कंट्रोल कर रहे हैं, 15-20 साल पहले से। सोचिए, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है और सुनियोजित तरीके से एक फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत है। दूसरी तरफ अगर जीडीपी की बात करें, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है।
यानी कि तमिलनाडु के लोग यहाँ पर जीडीपी में और उनका इकोनॉमी में बेहद खास योगदान है। केरलम का योगदान बहुत ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, भारत के अर्थव्यवस्था में। और भारत की अर्थव्यवस्था में अगर इतना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा तो जाहिर सी बात है मांग भी होगी, और मांग इस कंडीशन पे कि आखिरकार अगर 543 से 850 सीट कर दी जाएगी, वो भी इसलिए पॉपुलेशन को देखते हुए, तो फिर तो ये साउथ इंडिया के लिए घाटे का सौदा होगा। अब आप सोचिए कि इसी पूरी कूटनीति में ये सब कुछ खेल खराब हुआ। अब इन सब के बाद एक और सस्पेंस आया, महुआ मोइत्रा का एक बयान जिसमें वो पोस्टर लेकर अपने महिला कार्यकर्ताओं के साथ थी। तो अब सवाल है कि महुआ को कैसे पता चला कि ये बिल गिर जाएगा? पोस्टर पहले से तैयार कैसे थे? देखिए, महुआ मोइत्रा को ऐसा माना जा रहा है कि नंबर गेम का पता था। महुआ को पता था कि एनडीए के पास अकेले 352 का आंकड़ा नहीं है। बिना विपक्ष के समर्थन के ये बिल पास होना नामुमकिन था। विपक्ष की सीक्रेट प्लानिंग, महुआ और उनकी टीम को पता था कि इस बार विपक्ष वॉकआउट नहीं करेगा। अक्सर विपक्ष वॉकआउट कर जाता है जिससे सरकार का काम आसान हो जाता है, लेकिन इस बार विपक्ष ने तय किया कि वे अंदर रहेंगे और नो का बटन दबा देंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे। अब सरकार परेशान हो गई। महुआ का मानना था कि सरकार ने बिना किसी सहमति या सर्वदलीय बैठक के इतना महत्वपूर्ण बिल लाने की हिम्मत की, जो लोकतंत्र में अक्सर बैकफायर कर जाता है, और शायद यही बैकफायर का नतीजा रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या आधी आबादी का सपना अब साल 2029 से साल 2034 तक चला गया है? ये सबसे दुखद पहलू है। दरअसल सरकार जो बिल लाई थी उसका मकसद था कि 2023 में महिला शक्ति वंदन अधिनियम की उस शर्त को बदल दिया जाए जिसमें लिखा था कि रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब नई जनगणना और परिसीमन होगा। सरकार चाहती थी इस बार की साल 2011 के आधार पर साल 2029 में इस महिला रिजर्वेशन को लागू कर दिया जाए। अब चूंकि ये बिल गिर गया है तो पुराना कानून ही चलेगा। इसका मतलब क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। देखिए, 2029 में कोई भी महिला रिजर्वेशन नहीं होगा। 2029 के चुनाव पुराने ढर्रे पर ही होंगे। अब इंतजार और लंबा होगा। अब पहले सेंसस होंगे यानी कि जनगणना, जिसमें अभी समय है। फिर उसके आधार पर परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की जो लंबी प्रक्रिया चलेगी। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये सब होते होते 2034 या 2039 आ सकता है। अब हर समस्या का समाधान होता है, तो इस समस्या का समाधान क्या है? सरकार के पास क्या अल्टरनेटिव है? अब क्या होगा आगे? सरकार के पास क्या विकल्प है? आपका सवाल भी लाजमी है। सरकार के पास कुछ विकल्प है। सरकार इस हार को आसानी से नहीं पचा सकती और ना ही पचा पाएगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अब एक नए प्लान पे काम कर रहे हैं जिसको लेकर महाबैठक हुई। तो अब विकल्प क्या बचे हैं? पहला विकल्प है ज्वाइंट सेशन। जी हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाकर बिल पास करा सकते हैं? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये संयुक्त सेशन बुलाकर बातचीत करेंगे? तो भाई इसका जवाब है नहीं। संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि संयुक्त सत्र सिर्फ साधारण बिलों के लिए होता है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में अलग अलग पास होना बेहद जरूरी है। तो ये रास्ता बंद है। अब विकल्प 2 क्या है? दोबारा बिल लाना। जी हाँ, सरकार अगले सत्र में यानी कि मॉनसून सत्र में फिर से बिल ला सकती है, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ना कुछ झुकना होगा, अडिग नहीं रहेंगे, यानी कि जिद नहीं करनी होगी। या तो वे ओबीसी कोटे पर बात करें या फिर साउथ इंडिया के राज्यों को ये लिखित गारंटी दे कि उन्हें कोई घाटा नहीं होने वाला। और विकल्प 3 क्या है? डिलिमिटेशन को अलग करना। सरकार अगर वाकई महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो वो सीटें बढ़ाने वाला हिस्सा बिल से हटा दे, यानी कि 543 सीटों पर ही अब उनको लोगों को जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण देना होगा, यानी कि 543 में से 181 सीटें महिलाओं को दे दे। और इस पर विपक्ष सहमत भी नजर आ रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किसको शिकस्त मिली है और जीत किसकी हुई? तो भाई इस पूरी कहानी का लबोलुआब ये है कि भारत की संसद में अब वो दौर लौट आया जहां विपक्ष को साथ लिए बिना किसी भी बिल को पास कराना बेहद मुश्किल है। मोदी सरकार की ये हार भी मानी जा रही है, वेकअप कॉल भी माना जा रहा है, इमोशनल झटका भी माना जा रहा है। अब देखते हैं, और ये देखना बेहद दिलचस्प भी होगा कि आखिरकार अब विपक्ष इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्लानिंग तैयार करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ इसका पलटवार किया जाता है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।